हेलो गाइस, मैं हूं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक। इस वीडियो लेक्चर के अंदर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। दो वीडियो लेक्चर इसके पहले आपके सामने आ चुके हैं। पहले वीडियो लेक्चर में 5 ईयर प्लानिंग को समझा था और सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी करी थी कि भारत ने आज़ादी के बाद कैसे अपनी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने की कोशिश की। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो कि आपका पार्ट 3 यानी लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, इसके अंदर आपको अपने देश की एग्रीकल्चर पॉलिसी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो उससे पहले यार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि आप लोगों को पता है कि 12वीं क्लास के बाद आपको आपका मनपसंद कोर्स और मनपसंद कॉलेज, मनपसंद यूनिवर्सिटी चाहिए, तो उसमें एडमिशन दिलाने का ठेका हमने ले रखा है। हम आपको CUET की प्रिपरेशन कराएंगे, जिसको क्लियर करके इंडिया की टॉप ब्रैकेट की बढ़िया वाली यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन होगा। तो ये बात अगर आपके फ्रेंड्स को नहीं पता है तो उनको बता दो जल्दी से कि पढ़ ले कॉमर्स पर ये सारी प्रिपरेशन आपको अच्छे तरीके से कराई जाएगी। तो दोस्तों, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। और साथ साथ में ये बताता हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपका कोई डाउट रह गया तो उसके लिए कॉमेंट सेक्शन है यार, वहाँ पर कॉमेंट कर दो तो मैं आपकी प्रॉब्लम को वहीं सॉल्व कर दूंगा। अगर सॉल्व ना हो सकी, वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी निकली, तो उस पर एक वीडियो बनाएंगे जिससे आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई कि आपके डाउट की प्रॉब्लम की वीडियो सामने आ गई है और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं आपके क्वेश्चंस को, डाउट्स को सॉल्व कर पाया हूं। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे देश भारत की एग्रीकल्चर पॉलिसी का ये वीडियो लेक्चर है और हम क्या करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। आपके लिए मैंने बताया कि आज करेंगे प्रॉब्लम्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या क्या दिक्कतें थी, फिर इसको सुधारा कैसे गया। सुधारने को बोलते हैं रिफॉर्म्स। दोस्तों, रिफॉर्म का मतलब इंप्रूवमेंट होता है। आप ये समझ लो बस इंप्रूवमेंट कैसे लाए हम अपने एग्रीकल्चर सिस्टम में और क्या थी एग्रीकल्चर पॉलिसी हमारे देश की। और यहां पर मोस्ट वांटेड क्वेश्चन रहता है, इसको बोल लो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है ये CBSE का, ग्रीन रेवोल्यूशन से। तो इसको करना बहुत जरूरी है और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपसे ग्रीन रेवोल्यूशन मिस ना हो जाए। और शुरू से ही तुम एंड पे लगा दोगे ना तो इस ग्रीन रेवोल्यूशन का कहीं तुमसे बेस ना मिस हो जाए, तो इसलिए जरूरी है। पहली बात तो आपसे मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि ये पॉलिसी क्या होती है, एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या चीज़ है। पॉलिसी में यार हमारे देश की गवर्नमेंट वो डिसाइड करती है कि उनको किसी भी एजेंडे को कैसे आगे बढ़ाना है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, बस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करते हैं, उसी बात को पॉलिसी बोलते हैं। मतलब एग्रीकल्चर की पॉलिसी बनाई गई तो एग्रीकल्चर में कोई ना कोई दिक्कत चल रही होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होगी। तो पहले शुरू करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन सी प्रॉब्लम्स थी और हमारे देश की गवर्नमेंट ने उसको कैसे इंप्रूव करने की कोशिश करी और फिर ये इंप्रूवमेंट एग्रीकल्चर पॉलिसी का हिस्सा कैसे थी और ग्रीन रेवोल्यूशन से कैसे वो चीजें सारी रिलेटेड है। तो पहले आपसे डिस्कस करूंगा प्रॉब्लम इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ये जा रहा है एक ट्रैक्टर खेत के ऊपर चल रहा है और देखो कोई फसल तुम्हारे सामने है नहीं। तो देखो पहला चैप्टर था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसमें बताया गया था जब ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़कर चले गए थे तो हमारे देश की इकोनॉमी के क्या हालात थे। उसमें से एक पर्टिकुलर एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में भी बताया था कि इस सेक्टर में दोस्तों चल रही थी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स सेकंड चैप्टर में वो दोबारा दिखाई गई हैं। तो हमारा भी धर्म बनता है कि हम इसको एक बार दोबारा रिवाइज कर ले। तो दोबारा रिवाइज करने के लिए एक बार लिख देता हूं ताकि आपको भी पता लग जाए कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी। पहले तो चेक करूंगा कि आपको रंग दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखो पहले तो हमारे यहाँ पर मिडलमैन बहुत थे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए और ये परेशान करते थे एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सॉइल को, फार्मर्स को, उनसे वो लगान वसूलते थे और अंग्रेजों को देते थे। इस मिडलमैन को बोलते थे जमींदार। तो पहली प्रॉब्लम तो हमारे देश में जमींदारी सिस्टम थी दोस्तों। पूरा नहीं लिख रहा हूं यहां पर सिर्फ आपको रिवाइज करने की जरूरत है। और दूसरा, भाई अंग्रेजों ने इतना कुछ अच्छा काम नहीं किया कि हमारे किसानों के खेतों को पानी मिल सके, कोई बढ़िया चीज डेवलप नहीं करी। तो पानी के लिए क्या किया उन्होंने, ये लोग क्या करते थे, बड़ी मुश्किल से पानी जुटाते थे। जिनके पास हो जाता था उनके पास ठीक है, नहीं तो वो भगवान भरोसे। भगवान भरोसे मतलब बारिश भरोसे। तो बारिश एक मेन फैक्टर थी। एग्रीकल्चर हमारे देश में रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट था, यानी बारिश आएगी तो फसल ठीक हो जाएगी और कई बार बारिश इतनी ज्यादा ना आ जाए कि फसल बर्बाद हो जाए, वो भी रिस्क था। तो एग्रीकल्चर वॉज अ वेरी रिस्की बिजनेस एंड स्टिल इट इज अ रिस्की बिजनेस। तो मॉनसून फैक्टर बोलते हैं इसको, बारिश वाली चीजों को, मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट था। तो मैं पूरा पॉइंट नहीं लिख रहा हूं, डिपेंडेंसी ऑन मॉनसून नहीं लिख रहा। किसान सिर्फ उतना बनाने की, उतना प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा था जिससे वो जिंदा रह सके, यानी अपना पेट भरने के लिए। उसको बोलते हैं दोस्तों इस वाले सिस्टम को सबसिस्टेंस फार्मिंग।
अपनी आजीविका के लिए प्रोड्यूस करता था, जितना उसको खाना होता था उतना प्रोडक्शन हो गया, इट्स ओके। या फिर हद से जितना अंग्रेजों को लगान देना होता था, इट्स ओके। वो बाहर देश में बेचने की कोशिश नहीं करता था, एक्सपोर्ट के लिए ट्राई नहीं करता था, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे। तो यहां पर कुल मिला के कहा जाता था एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज सफरिंग फ्रॉम स्टेगनेंसी। स्टेगनेंट था, स्टेगनेंट का मतलब होता है स्लो ग्रोथ या फिर लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन करने की पावर बहुत कम हो जाना, समझे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जितनी मैंने डिस्कस कर ली है। अंग्रेजों ने वैसे तो यहाँ पर कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी चला रखा था, वो सब प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर ली थी। अगर ये क्वेश्चन भी आएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन सी प्रॉब्लम थी, वो चैप्टर 1 से ही कंसर्न कर लेना, वहां डिटेल में बता रखा है। अब अंग्रेजों ने बड़ी कोशिश की कि भाई इंडिया से वो ज्यादा से ज्यादा खर्चा मतलब अपने देश में लेकर जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए। तो उन्होंने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए कुछ किया ही नहीं। वो सोचते थे जो करना है अपने देश में करना है, ब्रिटेन में करना है। वहां पर फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी शुरू कर दी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनानी शुरू कर दी। अगर यहाँ पर इंडिया में किसी फार्मर के पास जमीन भी थी, तो जमीन भी देखो किस तरीके से थी। अगर किसी की छोटी सी जमीन यहाँ पर है, तो 20 किलोमीटर बाद छोटी सी जमीन यहाँ पर है, तो 20 किलोमीटर बाद छोटी जमीन यहाँ पर है, तो 3 हिस्से हैं किसी के पास जमीन पे। अगर इस बंदे पे पैसे भी है, मान लो वो टाटा बिरला से बिलोंग करता था, तो यार उसको अगर खेती के लिए ट्यूबवेल लगवाना है, वो ट्यूबवेल होता है ना जिससे पानी आता है खेत के अंदर, वो यहां पर भी लगवाएगा, यहां पर भी लगवाएगा, यहां पर भी लगवाएगा। या फिर उसको ट्रैक्टर खरीदना है, तो ट्रैक्टर हर अलग जगह के लिए अलग अलग खरीदेगा। तो इसको बोलते हैं, उसकी स्मॉल स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थी, स्मॉल पीस ऑफ लैंड का ओनर था वो। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती थी यार, वो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता था। तो एग्रीकल्चर कभी उनके हिसाब से भी नहीं सुधरा, यानी जो सुधार सकते थे, पैसे वाले थे, वो भी नहीं सुधार पाए, क्योंकि छोटी छोटी जमीनें अलग अलग जगह पर थी। अब अलग अलग जगह खर्चा करना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता था कि मान लो उसकी 10 एकड़ जगह यहां है, 10 एकड़ जगह यहां है, 10 एकड़ जगह यहां है, तो 30 एकड़ जगह एक ही जगह दे दो। अब यहां वो ट्यूबवेल भी लगा लेगा, यहां पर वो ट्रैक्टर भी खरीद लेगा, इन्वेस्टमेंट करना आसान हो जाता है, समझे। यहां पर प्रॉब्लम थी। तो ऐसी समस्याओं का समाधान एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमारे देश की सरकार ने रिफॉर्म्स के द्वारा किया गया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म लिए गए वो डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो दोस्तों रिफॉर्म के तरीके से मैं पहले बता देता हूं। सबसे पहला तो इन्हों का सुपड़ा साफ कर दिया, जो जमींदारी सिस्टम था, लैंड रेवेन्यू टेन्योर सिस्टम बोलते हैं इसको, जमींदारों को बीच में से हटा दिया। काफी सारी मूवीज और पिक्चर्स भी बनाई गई है। एक मूवी मुझे याद आ रही है, सोनाक्षी सिन्हा उसके अंदर हीरोइन थी और हीरो थे रणवीर सिंह। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, द मास्टरपीस मूवी एक नॉवेल थी, उसके ऊपर ये मूवी बनाई गई। लुटेरा, लुटेरा पिक्चर थी। उसमें सोनाक्षी सिन्हा के जो पिताजी होते हैं वो एक बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं, जमींदार होते हैं बहुत बड़े, आज़ादी से पहले। फिर सरकार के कानून बदलते हैं और उनसे ज़मीनें छीनी जा रही होती हैं। तो उसमें सोनाक्षी सिन्हा बेचारी बड़ी नाराज़ होती है। उन्होंने उनके पिताजी ने ज़मीन के अंदर बहुत सारा सोना दबा रखा था। असलियत में ऐसा हुआ था, बड़े बड़े ज़मींदार से ज़मीन छीन के गरीब फार्मर्स को दे दी गई थी, जो उसके हकदार थे, जो एक्चुअली उस पर काम कर रहे थे। लेकिन उसमें भी फिर प्रॉब्लम्स आई, बाद में आई, वो प्रॉब्लम भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बड़ी अच्छी हुई थी देश के अंदर कि गरीबों को थोड़ा सा उठाने का मौका मिला। ये सब किया गया था देश में इक्विटी लाने के पर्पज से। इवन ये भी डिसाइड कर लिया गया, एक लिमिट डिसाइड कर ली कि किसी के पास इतनी जमीन हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसे कानून बना दिए गए कि किसी के पास इतनी, मतलब ये नहीं, एक हर स्टेट में अलग अलग अमाउंट ऑफ जमीन डिसाइडेड था, एरिया डिसाइडेड था कि कितनी क्वांटिटी उसके पास होनी चाहिए। मतलब मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर ली। मान लो 10 एकड़, एक बंदे पे 10 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं हो सकती, ऐसा कुछ एग्जांपल सेट कर दिया गया था। फिर उसका फायदा उठाया लोगों ने। क्या, मान लो एक फैमिली के अंदर 5 बंदे हैं और एक जो सबसे बड़ा हेड है उसके पास 50 एकड़ जमीन है। तो सरकार ने कानून बनाया एग्जाम्पल के तौर पर कि 10 एकड़ से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं हो सकती, जिसके पास है तो सरकार छीन लेगी और गरीबों को दे देगी। उस बंदे ने क्या किया, सरकार के छीनने से पहले वो 50 एकड़ जमीन अपने घर के 5 मेंबर को पहले ही अलॉट कर दी, 10-10 एकड़। तो लोगों ने जिन पे ज्यादा जमीनें थी अपने रिश्तेदारों के, दोस्तों के नाम करके इस कानून से छुटकारा पाया। यानी एक तो सेटिस्फेक्शन मिली और दूसरा वो फैमिली की चीज फैमिली में रह गई। डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों रिफॉर्म की सरकार ने क्या सुधारा इन सभी प्रॉब्लम्स को। तो आपके सामने दिए गए हैं अब रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको करने हैं। पहले नंबर का रिफॉर्म कहलाता है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, यानी मिडलमैन थे जमींदार, इंटरमीडिएटरी का मतलब वही होता है मिडलमैन। तो जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया, एबोलिशन का मतलब खत्म करना। फिर
दूसरे नंबर पे लैंड सीलिंग की गई। सीलिंग का मतलब होता है लिमिट लगाना, तो मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर दी गई कि एक इंसान के पास कितनी जमीन होती है, इससे काफी हद तक फर्क पड़ना शुरू हुआ था। तीसरे नंबर पे कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। लैंड होल्डिंग्स का मतलब होता है जमीन का मालिकाना हक, और कंसोलिडेशन का मतलब होता है उसको इकट्ठा कर देना। जैसे कि मैं बता रहा था आपको पहले, यहां पर मैंने आपको बताया कि एक इंसान के पास अलग अलग जगह जमीन है, उसको इकट्ठी करके एक ही जगह दे दी। तो ये जो फैली हुई जमीन है, टुकड़ों में बटी हुई, इसको बोलते हैं स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग। स्कैटर का मतलब होता है फैलाना, ठीक है। और उनको इकट्ठा करके एक बंदे को दे दिया, तो इसको बोलते हैं ये कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ठीक है दोस्तों। फिर हमारे देश की सरकार ने यह भी बोला, अगर किसी के पास जमीन है और अगर वो किराए पर देता है तो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड किराया चार्ज नहीं कर सकता, उसको किराए पे लगाम लगानी होगी। लगाम लगाने को बोलते हैं रेगुलेशन, ठीक है। तो यहां पर रेगुलेशन ऑफ लैंड नहीं, रेगुलेशन ऑफ रेंट आना है, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ रेंट पर बहुत फोकस किया गया कि कहीं कोई किसी किसान को जमीन दे रहा है और उससे बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करके उसको वापस से एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा, प्रताड़ित तो नहीं कर रहा, परेशान तो नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होने दिया था। और एक चीज यहां पर लिखी नहीं है, वैसे 5वें नंबर पे मैं लिख देता हूं, देश के अंदर कोऑपरेटिव फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया गया। कोऑपरेटिव का मतलब होता है बहुत सारे किसान मिलकर फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल अगर किसी से नहीं हो पा रहा है तो ग्रुप बना के फार्मिंग कर लो। सरकार भी इसके लिए कुछ कर रही थी, पैसे वैसे लोन वोन देने का कुछ इसमें सिस्टम था। तो गाइस कुल मिला के ये रिफॉर्म्स थे। ये रिफॉर्म्स सारे के सारे जमीन से जुड़े हुए हैं। जमीन को इकट्ठा करना, जमीनों पे से जमींदार हटा देना, जमीनों की लिमिट, जमीनों का रेंट, जमीनों पर खेती। सरकार ने इसके अलावा दूसरे रिफॉर्म भी किए थे। तो कुल मिला के ये बता रहा हूं कि हमारे देश की गवर्नमेंट ने जो उस टाइम एग्रीकल्चर में रिफॉर्म किए, उसकी दो कैटेगरी थी। ये दो कैटेगरी। पहले नंबर की कैटेगरी को बोलते हैं लैंड रिफॉर्म्स, जो कि जमीन पे रिफॉर्म्स किए गए थे, अभी डिस्कस भी किए हैं। तो ये लैंड रिफॉर्म थे। कोई पूछे लैंड रिफॉर्म कौन कौन से थे, तो अभी आपको बताए थे, दोबारा दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। इन्हीं को दोस्तों इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये खत्म हो गए। अब आपसे डिस्कस करूंगा मैं टेक्निकल रिफॉर्म्स, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये मेन एजेंडा है आज का। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये थे हमारे रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और यही बने हमारे लैंड रिफॉर्म्स। अब तुम बोलोगे सर आपने नाम लिख के बता दिए, नोट्स की तरह एक्सप्लेन नहीं कर रहे, आप तो वादा करते हो। मैं कह रहा हूं पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपके सामने ये नोट्स की तरह एक्सप्लेन भी है, जिसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। अब तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और लैंड रिफॉर्म की अगर तुमसे कोई डेफिनेशन पूछ ले तो तुम बता देना उसको, लैंड रिफॉर्म्स रेफर टू चेंजेस इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। बस जमीन के मालिकाना हक में जो बदलाव लाए जाते हैं, चेंजेस लाए जाते हैं, उसको बोलते हैं लैंड रिफॉर्म्स। और ये इसके अंदर क्या क्या किया गया था, इसमें लैंड सीलिंग लगाई गई, मतलब फिक्स कर दिया गया मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड जो एक बंदे के पास हो सकती है। ये क्यों किया गया था, ये इक्विटी के पर्पज से किया गया था कि देश के अंदर बराबरी थोड़ी सी आ जाए। ये पॉइंट याद कर लोगे तो CUET के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि लैंड रिफॉर्म्स के अंदर लैंड सीलिंग का पर्पस क्या था, तो वो इक्विटी था। फिर कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स का मतलब मैंने बताया कि एक ही जगह पर, वन प्लेस पे सारी जमीन दे देना जो पहले स्कैटर्ड थी अलग अलग पीसेस में। पढ़वा नहीं रहा, बस चल रहे हैं ऐसे आगे। जमींदारी सिस्टम को एबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया, बाकी लिखे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फ्रेंड्स, ठीक है। ये मैंने आपको बताई दिया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जो रिफॉर्म्स के टाइप थे। तो आपके सामने अब पेश किया जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की एक स्टोरी है, वो स्टोरी सही से सुनना, तब समझ में आएगा। देखो एक पेज पीछे चलते हैं। जब थर्ड 5 ईयर प्लान हमारे देश में शुरू हुआ, 1951 से 5 ईयर प्लानिंग शुरू हुई थी। 1956 में पहला प्लान खत्म हुआ, दूसरा प्लान भी 56 में शुरू हुआ, 61 में खत्म हुआ। तो 61 में जब तीसरा प्लान शुरू हुआ, तो थर्ड 5 ईयर प्लान में हमारे देश की सरकार ने फोकस किया एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पे। तो उसी समय न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई गई। न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी, तो तुमसे कोई पूछे कब बनाई गई, तो ईयर था 1961, कोई डेट नहीं होती इसकी। 1991 में आपको पता होना चाहिए। इस एग्रीकल्चर पॉलिसी के अंदर ये सब रिफॉर्म्स भी काउंट किए जाएंगे जो पहले किए थे, ठीक है। इसी एग्रीकल्चर पॉलिसी का हिस्सा था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों किया गया, क्या चीज थी, वो जान लोगे तो तुम्हारी थोड़ी सी सिक्योरिटी हो जाएगी। हाँ भाई ये चैप्टर अच्छे से हो गया, अब इसके अंदर हमारे पूरे नंबर आ जाएंगे, लव सर ने अच्छे से करा दिया। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ यार, चैप्टर सही से करा रहा हूँ, तो प्लीज लाइक कर दो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दो, मतलब बता दो मुझे कि क्या दिक्कत परेशानी है, जिसको मैं दूर कर दूं। और आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मतलब फालतू की बात करके, सीधा कंटेंट पे बात करता हूं। कोई ऐसी हवाबाजी वाली बात नहीं, काम की बात, नो बकवास,
ठीक है जी। हुआ क्या था, जब हमारा देश आज़ादी के बाद पार्ट पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक इंडिया एक पाकिस्तान, पाकिस्तान के भी दो हिस्से थे। मानो मैं इंडिया ऐसे इस तरफ हूं, तो इस तरफ एक वेस्ट पाकिस्तान था, इस तरफ ईस्ट पाकिस्तान था। इस वेस्ट पाकिस्तान को आज के टाइम में सिर्फ पाकिस्तान बोलते हैं, और इस ईस्ट पाकिस्तान को आज के टाइम में बांग्लादेश बोलते हैं। इनमें वॉर हुआ था 1971 में, मतलब वो चीज़ें अलग है कि कैसे अलग हुए, इकोनॉमिक्स पढ़नी है यहाँ तो, ठीक है। तो मेजर एक इंडस्ट्रियल एरिया बांग्लादेश वाली साइड चला गया था, और कुछ उपजाऊ एरिया, फर्टाइल एरिया जहां पर फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है, वो पाकिस्तान वाली साइड चला गया था। देश में शॉर्टेज हो गई थी फूड ग्रेन्स की, तो हम फूड ग्रेन्स हमारे देश के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता था, तो हम विदेशों से इंपोर्ट कराते थे। अब कौन सी कंट्री थी जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट थे, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, अमेरिका से हम लोग फूड ग्रेन इंपोर्ट कराते थे, ब्रिटेन से नहीं कराते थे। इस बात को ध्यान रखना। ये धाकड़ क्वेश्चन है CUET का, जो अभी तुम्हारे स्कूल के अंदर UT वगैरह होंगे, वो भी MCQ बेस्ड हो सकते हैं, क्योंकि सरकार सोच रही है पेपर तो तुम्हारा सब्जेक्टिव ही होगा, लेकिन स्कूल के अंदर MCQ बेस्ड UT होने चाहिए, क्योंकि उसके बाद CUET के लिए स्कूल वाले भी फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अमेरिका से आ रहा था अनाज, लेकिन हमारे देश की गवर्नमेंट, जवाहरलाल नेहरू जी सोचते थे हमेशा कि उनके ऊपर से डिपेंडेंसी कम करनी है, तो ऐसा ही गवर्नमेंट ने आगे मोटिव रखा, और हम लोग हाई यील्ड वैरायटी सीड्स लेकर आए, इंपोर्ट कराए फॉरेन कंट्री से। ये अमेरिका से, जापान से, काफ़ी सारी कंट्री से हमारे पास आए थे। उन सीड्स की खास बात क्या थी, पहले लिख देता हूँ। हाई यील्ड वैरायटी, फुल फॉर्म दूंगा अभी। ये सीड्स हमने मंगाए थे। ये क्या करते थे, एग्जाम्पल के तौर पर सोचना, एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ। मान लो पहले हमारे देश में इतना बड़ा गेहूं का पौधा होता था, प्लांट होता था, और वो 1 किलो गेहूं प्रोड्यूस करता था वो प्लांट। तो इन सीड्स की वजह से वो प्लांट का साइज छोटा हो गया, वो पतला भी हो गया, लेकिन उस पर ज़्यादा गेहूं लटकते थे। 1 किलो की जगह 3 किलो गेहूं लटकते थे। 3 से 10 गुना तक ज़्यादा प्रोडक्शन किया इसने। तो ये सीड्स जो हमारे देश में पुराने सीड्स इस्तेमाल होते थे, उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर होते थे, तो इन्होंने देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़वा दिया। तो इन सीड्स को दोस्तों मिरेकल सीड्स कहा गया, जादुई बीज निकले ये। लेकिन इसके साथ एक खास बात थी कि आपने अगर इन सीड्स को इस्तेमाल करना है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो इसके साथ साथ आपको केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने होंगे, तभी ये काम आएंगे। तो हमारे देश में यूरिया खाद आई, नॉर्मल खाद थी पहले, ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह से ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, लेकिन यूरिया का ज़्यादा फर्क यहाँ पर पड़ा। कुछ पेस्टिसाइड्स आए, इंसेक्टिसाइड्स आए, पेस्ट वगैरह को मारने के लिए, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए खेतों के अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल इसके साथ करना था। तो जब हमने HYV सीड्स के साथ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके अपने देश में फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाया, इसी बात को ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया। डेफिनेशन लिख के दे रहा हूं, एक अच्छे लेवल की डिस्कशन हो जाए, इस पेज पे खाली छोड़ रखा है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं। 1961 में हमारे देश के अंदर, रेवोल्यूशन ऐसे लिख रहा हूं देख लो, हमारे देश के अंदर नई एग्रीकल्चर पॉलिसी आई, तभी ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे देश में दोस्तों स्टार्ट हुआ 2 फेजेस में, और मिड 1960s में स्टार्ट हुआ। जो फेज 1 था, ये करना तुम्हें जरूरी है, ये बात कोई नहीं बताएगा इस तरीके, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। 1965 के आसपास शुरू हुआ, और 1975 तक, शुरू के 10 साल ग्रीन रेवोल्यूशन का ट्रायल पीरियड था। ट्रायल पीरियड में ये देखा गया क्या, पहले वापस आ जाओ, कि HYV सीड्स प्लस फर्टिलाइजर प्लस पेस्टिसाइड, हम इसको इस्तेमाल करके अपने देश में प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते। ये ट्रायल था, अगर बढ़ाएंगे तो फिर पूरे इंडिया में लागू कर देंगे। पहले पूरे इंडिया में लागू नहीं किया था, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक रिस्क था, जब हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को इस्तेमाल करते हैं HYV सीड्स के साथ, तो यार यहाँ पर एक टिड्डी दल का अटैक हो सकता है, मतलब पूरी फसल के ऊपर एक पेस्ट का अटैक हो सकता है। पेस्टिसाइड इसलिए भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन 100% वर्क नहीं करते थे, तो पूरी खेती खराब हो सकती है। तो इस रिस्क के चलते हुए कि एक बार में नुकसान ना हो जाए पूरे देश का, तो पूरे देश में एक साथ ग्रीन रेवोल्यूशन को लॉन्च नहीं किया, शुरू के 10 साल किया। इनको बोलते हैं मिड 1960s, आपकी किताब में लिखा होगा। मिड 1960s से लेकर मिड 1970s तक ये यूज किया गया, और ये रहा दोस्तों सक्सेसफुल, मतलब कहीं पर भी कोई अटैक नहीं हुआ। ओके रिपोर्ट। इन 10 सालों में हमारे देश में जिन राज्यों में इस्तेमाल किया गया था उनके नाम जान लो। पंजाब में इसको लॉन्च किया, आंध्र प्रदेश में इसको लॉन्च किया, AP लिखा है आप समझ जाना, तमिलनाडु में इसको लॉन्च किया। यहां पर फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ चुका था, स्पेशली व्हीट और राइस का। कुछ लोग बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब
व्हीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वो नहीं है। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब सारी फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ाने से था, लेकिन हमारे देश के अंदर व्हीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा था। तो पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पहले पंजाब की जब हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम पंजाब और हरियाणा एक था। अगर अब अलग हो गया है, वो 1969 1 नवंबर को पंजाब हरियाणा का 1966 में 1 नवंबर को अलग अलग हो गए थे हरियाणा पंजाब। तो यहां पर हरियाणा भी लिख सकते हो तो चल जाएगा, क्योंकि पहले तो नहीं था, पहले उसमें ही था, अब अलग हुआ है। फिर कहते हैं 1975 के बाद यानी मिड 1970s में फेज 2 शुरू हुआ। तो नेक्स्ट 10 सालों तक ये फेज चला, कोई डेट नहीं है इसकी। इस फेज में पूरे इंडिया में, रेस्ट ऑफ इंडिया में इसको लॉन्च कर दिया गया और ये एक मेजर सक्सेसफुल चीज रही ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और हमारे देश ने सेल्फ सफिशिएंसी यानी सेल्फ रिलायंस का ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया था। अब हम विदेशों से फूड ग्रेन्स इंपोर्ट नहीं करा रहे थे, बल्कि बहुत सारे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। तो यहां राजा वाली फीलिंग आई, यहां इंपॉर्टेंट चीज हुई। तो दोस्तों आपके सामने मैंने पहले ये लिखा था, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है। फिर ये चीज आपकी किताब में लिखी है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको एक मेजर एक बात बताऊं, ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट कहां से आया? ये यूएसए के अंदर अमेरिकन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट थे, इनका नाम था नॉर्मन ई बर्लोंग। नॉर्मन ई बर्लोंग नाम था इनका, ई अलग है, बर्लोंग अलग है, ठीक है। इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया 1970 के अंदर, ठीक है। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट आए थे, मतलब आपको इतना जानना है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह कि ये पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं इनको। पेन का कलर चेंज करके लिखते हैं यार, तब मजा आएगा। हाँ, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इसका नाम मत भूलना। रेवोल्यूशन मैंने छोटा लिख दिया। अब हमारे देश भारत के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज फाउंड बाय एम स्वामीनाथन, साउथ इंडियन थे, बहुत बढ़िया बंदे, स्वामीनाथन। तो भारत के अंदर इनका नॉर्मन ई बर्लोंग का कोई रोल नहीं था, इसका था। आप इस चीज का प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, आपको फायदा रहेगा, ठीक है। और वैसे इनके नाम से पहले डॉक्टर लगाते तो अच्छा है, ठीक है। बर्लोंग भी लिख दो पूरा, ONG है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए काम की इंफॉर्मेशन थी। अब हमें करना है ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे क्या हुए हमारे देश में और क्या उससे कोई नुकसान था। भाई नुकसान तो नहीं था, लेकिन चैलेंज था, कुछ बताऊंगा। फायदे की बात देखिए तो पहले मैंने आपको बताया हमारे देश के अंदर किसान है ना सिर्फ उतना प्रोड्यूस करने की कोशिश करता था जितना वो खुद खा सके, उसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। अब वो प्रोड्यूस करने लगा मार्केट में भी बेचने के लिए, तो उसके पास एक्स्ट्रा मनी जनरेट हो गई। फूड ग्रेन्स का ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो उसकी ज़्यादा सप्लाई होने से उसके प्राइसेस भी कम हो गए, तो गरीब लोगों को जो फूड ग्रेन्स को अफोर्ड नहीं कर पाते थे उनको भी फायदा हो गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे तो बहुत हुए, लेकिन एक नुकसान भी था कि जो HYV सीड्स थे, यहाँ लिखा नहीं मैंने, ये रहे HYV सीड्स, अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव सीड्स कहे जाते थे। तो यार ज़्यादा फायदा अमीरों को हुआ था, ठीक है। तो ये एक चैलेंज वाली बात है और इससे डर भी बना रहा था कि यार हमारे देश के अंदर कहीं पेस्ट अटैक ना हो जाए। तो पेस्ट अटैक के डर की वजह से हमने शुरू में सिर्फ 3 स्टेट में इसको लॉन्च किया, इन तीनों में, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर। फिर बाद में रेस्ट ऑफ द इंडिया में कर दिया क्योंकि हमारे देश को कोई खतरा नहीं हुआ इस चीज से। तो अब आपके सामने ग्रीन रेवोल्यूशन की डेफिनेशन पेश की जाती है, साफ लिखी हुई, पढ़वा देता हूं। ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स along with the use of fertilizers, pesticides and irrigation facilities। इरिगेशन फैसिलिटीज भी जरूरी थी यहाँ पर, ठीक है। हाई यील्डिंग की जगह आप हाई यील्ड लिखना, सॉरी चाहता हूँ टाइपिंग मिस्टेक के लिए, ठीक है। यहाँ पर बीच में आप लिख सकते हो हाई यील्ड वैरायटी, फर्टिलाइजर, ये यूज ऑफ को भी हटा सकते हो, ठीक है। ये यूज ऑफ भी एक्स्ट्रा है, यहाँ से आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। यार मानवीय गलतियां हैं, टाइपिंग वाइपिंग एरर किसी से भी हो सकती है, ठीक है। तो हो गई थी, सॉरी इस चीज के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसके क्या फायदे थे हमारे देश के अंदर, पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो, अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, हमारे देश में मार्केट में बेचने का सरप्लस आ गया था। सरप्लस का मतलब होता है ज्यादा क्वांटिटी। ये क्या होता है, जितना किसान ने मान लो 10 किलो का खाना खाना है, 10 किलो गेहूं का खाना है, अब वो प्रोड्यूस करता था 20 किलो, मतलब ज्यादा ही प्रोड्यूस करता था एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना। मार्केटेबल सरप्लस किसी भी चीज की वो क्वांटिटी होती है जितना वो मार्केट में बेच सकता है।
मानो कि एक फार्मर ने 20 किलो प्रोड्यूस किया और 5 किलो खा लिया, तो मार्केट में कितना बेचा? 15 किलो। पहले नहीं प्रोड्यूस कर पाता था इतना जितना कि मार्केट में बिक जाए, ठीक है। फिर बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स हो गई सरकार के पास। ये जो बफर स्टॉक का शब्द है सरकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देश की सरकार भी फूड ग्रेन्स की स्टॉक अपने पास रखती है ताकि किसी क्षेत्र के अंदर या किसी स्टेट के अंदर कोई आपदा या क्या बोलते हैं नेचुरल क्लाइमेटिस डिजास्टर ना आ जाए, वहां के लोगों को प्रॉब्लम ना हो जाए, या गरीबों को देने के लिए कम रेट पर सरकार बफर स्टॉक रखती है अपने पास, ठीक है। वो क्वांटिटी भी सरकार के पास अब ज्यादा हो गई। और अब लो इनकम ग्रुप यानी गरीब लोगों को, पुअर फैमिलीज को ज्यादा फायदा हो गया क्योंकि अनाज की कीमतें गिर गई थी, फूड ग्रेन्स सस्ती हो गई थी ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से। नुकसान क्या थे? थोड़े से डिसएडवांटेजेस थे इसके, जिसको हम बोलते हैं चैलेंजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। चैलेंज की कहानी सुन लो। एक तो रिस्क था कि पेस्ट अटैक हो जाएगा, टिड्डी दल खतरनाक तरीके से अटैक कर जाएगा। दूसरा था रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटीज। इनकम इनइक्वालिटीज क्यों? HYV सीड्स थे थोड़े से एक्सपेंसिव, थोड़े से नहीं ज्यादा एक्सपेंसिव थे, महंगे थे, अमीर लोग अफोर्ड कर पा रहे थे तो अमीरों की इनकम बढ़ा रहे थे फूड ग्रेन। अमीर फार्मर, रिच फार्मर भी थे पहले बहुत सारे, तो रिच फार्मर की इनकम बढ़े जा रही थी, पुअर फार्मर इसको खरीद नहीं पा रहे थे तो नीचे। तो इस वजह से हमारे देश में इनइक्वालिटी बढ़ने के पूरे पूरे चांस थे। लेकिन सरकार ने बोला जो पुअर फार्मर है उनको हम पैसों की हेल्प करेंगे, और पैसों की हेल्प को बोलते हैं सब्सिडीज। अब जब सब्सिडीज का नाम आया तो देश में होने लगे इसको लेकर आर्ग्यूमेंट्स कि यार सब्सिडी देंगे तो ठीक है पुअर फार्मर की इनकम बढ़ेगी, लेकिन गवर्नमेंट के पास अभी अच्छा खासा पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट के ऊपर फिस्कल फाइनेंशियल पैसों का बर्डन भी बढ़ेगा, गवर्नमेंट को नुकसान होने के चांस भी है, ज़्यादा खर्चा बढ़ता है ना सरकार का। तो वो डिबेट हुआ सब्सिडी को लेकर। तो दोस्तों सब्सिडी के ऊपर डिबेट चला, ये डिबेट पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अगला टॉपिक आपके पास डिबेट ओवर सब्सिडीज है। जो लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करके चले जाते हैं तो वो ये भी याद करके जाओ, क्योंकि ऐसा ना हो कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। जिस स्कूल के टीचर्स स्टूडेंट को ये टारगेट करना चाहते हैं कि इनको अच्छे से आता ही नहीं आता या फंसाना चाहते हैं, तो वो ये वाला टॉपिक एग्जाम में देते हैं। डिबेट ओवर सब्सिडीज क्या था? तो सब्सिडीज के ऊपर डिबेट हुआ। डिबेट का मतलब होता है वाद विवाद। कोई बोलता है सही थी सब्सिडीज, कोई बोलता है गलत थी सब्सिडीज। तो कुछ इकोनॉमिस्ट थे, कहते थे सब्सिडीज देना बहुत जरूरी है क्योंकि फार्मर्स बहुत पुअर है इंडिया के अंदर, तो उनको बीज खरीदने में दिक्कत हो रही है, सीड्स को। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये देते थे कि अभी भी इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर एक रिस्की बिजनेस है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ अभी फार्मर्स के पास हुई नहीं है, तो इसलिए HYV सीड्स उसको दो ताकि सपोर्ट मिले, ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए चीज़ों का। फिर दूसरे बोलते थे जो इसके फेवर में नहीं थे कि यार इसको देने से गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा, बोझ होगा सरकार के ऊपर खर्चे का, या फिर सीड्स के ऊपर जो सीड्स, फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स, इनके ऊपर जो सब्सिडीज का पैसा दोगे इसका ज़्यादा फायदा उन कंपनीज को होगा जो इसको बेच रही हैं, क्योंकि बेचने के बाद प्रॉफिट तो वो कमाएगी, पैसा तो उनको मिलेगा ना। तो ये मेन बात थी। तो एक बार डिबेट ओवर सब्सिडीज पढ़ के इस चैप्टर को यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा चैप्टर के बारे में। ये आर्ग्यूमेंट्स लिखे हैं फ्रेंड्स, इसी पेन से पढ़ते चलो। आर्ग्यूमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये आर्ग्यूमेंट्स इकोनॉमिस्ट उनके हैं जो फेवर में थे सब्सिडीज के। ये कहते थे सब्सिडीज अभी भी रिस्की बिजनेस है ना, मानसून पे डिपेंडेंट है, और इंडिया के अंदर मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स आर वेरी पुअर है, तो उनके पास अफोर्ड करने के लिए पैसे ही नहीं है। तीसरा, अगर तुमने सब्सिडीज को एलिमिनेट कर दिया तो इनकम इनइक्वालिटी हमारे देश के अंदर बढ़ जाएगी, तो इसलिए सब्सिडीज दे दो, ये कह रहे थे। दूसरी तरफ ये कह रहे थे, ये अगेंस्ट थे सब्सिडीज के, कह रहे सब्सिडी मत दो क्योंकि इसकी वजह से सरकार के ऊपर ह्यूज बर्डन, बहुत बड़ा बोझ आ जाएगा। या फिर सब्सिडीज डू नॉट बेनिफिट पुअर फार्मर्स एज बेनिफिट्स ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सिडी गो टू द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड वेल्दी फार्मर्स। पुअर फार्मर को नहीं सब्सिडी दोगे तो सभी फार्मर्स को मिलेगी वो, तो वेल्दी फार्मर्स को ज़्यादा बेनिफिट होगा, और इंडस्ट्रीज को जिसके बीज और फर्टिलाइजर बिक रहे हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो यार ये इंपॉर्टेंट था। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर पॉलिसी का सिस्टम एक डीप नॉलेज के साथ यहाँ पर खत्म कराया गया है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है वो तीनों की तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कराई हैं। एक लैंड रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, ग्रीन रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, और तीसरे नंबर पर डिबेट ओवर सब्सिडीज इंपॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर में रह क्या गया, एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, छोटी सी वीडियोस के ऊपर बनाई जाएगी, जल्दी वो चैप्टर को खत्म कर देगी। तो 4 पार्ट में इस चैप्टर को खत्म किया है। तो मैं आपसे एक राय ये लेना चाहूँगा, मतलब चौथा पार्ट इसके बाद आएगा फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट राय है और वो तुम्हारी सजेशन होगी तो मेरे लिए काम आएगी, मतलब तुम अगर बताओगे क्या इस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट में करा के सही किया, मतलब इस चैप्टर को मैं एक बार में भी करा सकता था, इस चैप्टर के 2 हिस्से में भी कर सकता था। मैंने 4 पार्ट में इसलिए कराया क्योंकि एक बार में बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता, पढ़ते पढ़ते आप लोग बोर हो जाते।
तो इसलिए छोटे छोटे पोर्शन आपके सामने लेकर आता रहा ताकि आपका स्मूथली चैप्टर हो जाए। एक बार में देखना यार आंखों में स्ट्रेन भी आता है और मतलब इतनी एफिशिएंसी रह नहीं पाती। अभी क्योंकि शुरुआत है 12वीं क्लास की, 1-2 महीने के अंदर क्या होता है कि छोटा छोटा करके पढ़ रहे हो तो पढ़ने की आदत डाल रहे हो। 11वीं में तो उस तरीके से नहीं पढ़े ना, तो पढ़ने की आप आदत डाल रहे हो। तो आदत जब अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी तो 1-1.5 महीने बाद बड़ी बड़ी क्लास लेना शुरू कर दूंगा। ये मैंने प्लान किया है कि मतलब ऐसे चैप्टर्स तो एक बार में खत्म करा दूंगा। तो मेरा प्लान ठीक है या गलत है, आप मुझे सलाह दो ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं आपके आने वाले अगले कोर्स के वीडियो लेक्चर प्लान कर पाऊं। ठीक है ना। अभी तो इसका चौथा पार्ट आएगा ही, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसमें भी बता सकते हो, इस चैप्टर के खत्म होने के बाद भी बता सकते हो या फिर अभी भी बता सकते हो। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं गुड नोट पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।